सपा नेता प्रिया सरोज ने बीजेपी सांसद बीपी सरोज की लंका डुबो दिया। क्षेत्र में बेहतर विकास करने में नाकाम साबित हुए। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी बन सकती हैं प्रिया सरोज। बीजेपी और बसपा नेताओं की बेचैनी बढ़ी। केंद्र की मोदी सरकार रोजगार शिक्षा देने में नाकाम साबित हुई। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में विकास कराना हमारा कर्तव्य। सपा नेता प्रिया सरोज के मैदान में आने से बीजेपी सांसद की राहें आसान नहीं, बीजेपी सांसद की चुनौती बढ़ी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अभी 1 साल बाकी है, लेकिन लगातार नेता प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। जिस तरीके से सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से, प्रिया सरोज इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चाओं में हैं और उनका दावा है कि अगर पार्टी विश्वास और भरोसा जताएगी तो मछली शहर लोकसभा के 5 विधानसभा में, चाहे पिंडरा की बात कर लें, चाहे केराकत की बात कर लें और चाहे मड़ियाहू विधानसभा की बात कर लें और चाहे मछली शहर, इन विधानसभा में विकास की बयार बहाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव तो दूर है, लेकिन प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं प्रिया जी। हम इनसे बात करेंगे। कहाँ अभी तो प्रचार बहुत दूर है, तो क्यों लग गई? नमस्ते, धन्यवाद। आप मुझे अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया है। बस चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है, पिताजी के साथ घूमना और लोगों के बीच मुद्दा रखना, ताकि लोगों का जो असली मुद्दा है वो निकल सके। जाके जब वोट देने का समय है, धर्म और वर्ग और राजनीति जो की जा रही है, जो आजकल लोगों के बीच में जो हिंसा वाली राजनीति और नफरत की राजनीति को हटा के लोगों के बीच में मुद्दा रखना है कि किस मुद्दे पे बीजेपी सरकार आई थी। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, कि जो काला धन ला के हम लाएंगे कहाँ है वो मुद्दे लोगों के बीच में ला के रखना है लोगों के सामने। और कहीं ना जो वर्क करना है किस बात पे कि जो बैकवर्ड खासकर उनको लॉलीपॉप दे के बीजेपी वोट ले लेती है। जो 1 किलो राशन देके उनको लगता है 1 किलो राशन दे दिया तो उनके पास वोट बैंक आ जाएगा। ये बात सच है कि इस टाइम जो बैकवर्ड काफ़ी जो कास्ट के जो वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, जो राशन दिया गया है उस पर वोट दिया गया है। बट मैं चाहती हूँ जो बैकवर्ड है वो समझ सके कि जो उनके मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो बीजेपी उनकी जो खास उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वो फेस कर रहे हैं, वो असली मुद्दा है। लोगों के बीच वो लाने के लिए मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैला कर बताना पड़ेगा जो असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये नहीं कि आप धर्म पे लोगों के बीच में बांट के आप राम मंदिर ये सब करते रहें। उनको बताना है असली मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, बेरोज़गार, जितने बेरोज़गार लोग कितने हैं और रोज़गार कितने लाए हैं उन्होंने, ये सब मुद्दा है लोगों के बीच में जाके रखना है। उनको समझाना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो झूठ की राजनीति इतनी फैल गई है कि अब सच दिख नहीं रहा, झूठ ज़्यादा दिख रहा है मीडिया पे। नहीं, ये कह रहे थे मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? सबको पता, बोलते हैं वो। कितना झूठ बोलते हैं? इतना झूठ बोलते हैं कि अब सच हमें दिख नहीं रहा। आजकल मीडिया में सिर्फ झूठ ही झूठ दिख रहा है। अच्छा। और झूठ इस तरह झूठ बोला जाता है कि आप जो सच की राजनीति लोग कर ही नहीं पा रहे। हम सच बोल के वोट नहीं ले पा रहे, वो झूठ बोल के वोट ले रहे हैं आजकल। अच्छा। लोकसभा क्षेत्र मछली शहर बहुत बड़ा है। जिस तरीके से मछली शहर में 5 विधानसभाएं हैं, एक वाराणसी पिंडरा की, और आपका पैतृक घर भी वहीं है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कितनी चुनौती होगी? चुनौती रहेगी, बट मैं एक प्रिविलेज्ड हूँ। पिताजी घूमते आए, हमें 2014 के बाद हारने के बाद वो लोगों के पास घूमते आ रहे हैं, काम कर, चाहे लॉकडाउन के बाद ले लीजिए, लोगों को अनाज देना, खाने की चीज़ें देना, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरित मिला है। और वो कहीं ना कहीं मुझे बताएंगे कहाँ काम क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे पास एक सोर्सेस है, मेरे पास सोर्सेस, तो उसका बहुत अच्छा उपयोग करके लोगों के बीच में जाके लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अच्छे से लोगों का विकास कर सकती हूँ। तो आप एक लायर है ना? यस। तो आपको जज अधिवक्ता होना चाहिए, फिर सांसद बनने की इच्छा नहीं, कैसे आ गई? बचपन से ही मैं पिताजी से प्रेरित हुई हूँ, उनसे इंस्पायर हुई हूँ। बोलते हैं ना, जो घर में आप देखते हैं, जो आप घर में आसपास चीज़ें हो रही हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर इंटरेस्ट लेके मैं बचपन में ही मैंने कर लिया था कि मैं एडवोकेट बन के एक अच्छी नॉलेज लेके पॉलिटिक्स में एंट्री करूँगी और एक अच्छा अभिव्यक्ता होके फिर आप राजनीति में आप जाएंगे तो एक बहुत अच्छी मजबूती से आप लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं लोगों के बीच में और समझा सकते हैं। वहीं अगर मुझे लगता है कि अगर मैं लॉ करके जा रही लोगों के बीच में तो उनकी संवैधानिक जो उनके राइट्स है, जो उनका हक है वो दिला सकती हूँ मैं। ये बताएं, क्या विकास के मुद्दे होंगे धरातल पे? जैसे जिस तरीके से वर्तमान सांसद हैं यहाँ के बीपी सरोज, मात्र भारत में 2019 लोकसभा चुनाव में 181 मत से चुनाव जीते हैं। आपका क्या लक्ष्य होगा? क्या कमियां रह गई कि आपको लगता है कि मतदाता आपको पसंद करेंगे? मतदाता मुझे पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी पार्टी है, पहले तो वो लिबरल है और सोशलिस्ट है, वो हर वर्ग की बात करती है। और जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम ही लोगों को भटका के वोट लेने का काम करे। मैं पहले लोगों के बीच में जाकर 8 साल जो बीजेपी की सरकार है उससे बताऊंगी, पहले नोटबंदी हुई,
नोटबंदी 50 लाख लोगों की नौकरी गई है। नोटबंदी से काला धन नहीं आया है, काला धन हमें ना हमें रिपोर्ट मिला है, ना हमें स्टैटिस्टिकल डाटा मिला है कितना काला धन आया है। उल्टा अडानी जैसे लोग और अमीर हो गए हैं। दूसरी बात, नोटबंदी के बाद जीएसटी आया है, जीएसटी एसटी आया है। जीएसटी में क्या हुआ है कि जो पहले सेपरेशन ऑफ पावर था, 100 लोगों के पास पावर था, अब एक ही लोगों के पास पावर, वो है सेंटर। तो इसमें क्या हो, जीएसटी एसटी में भी क्या हो गया कि पावर एक ही जगह आ गया है। इसके बाद अपना मुद्दा आया है कि जो एक फार्मर्स मिनट, हो गए। कितनी सही बोल रहे हैं आप, तो बड़े बुजुर्ग टाइप हैं, थोड़ा स्लो लंबा अनुभव है। मैं घर में- कितना लंबा अनुभव है, कैसे लगता है आप लोग साथ में लगातार चल हम रहे लोग लगातार साथ में चल रहे हैं और इनका अनुभव जो है बहुत अच्छा है। हैं? विकास की क्या विकास- बातें होंगी, क्या विकास- कमियां रह गई डॉक्टर बीपी सरोज सांसद जो वर्तमान में थे? बीपी सरोज के अंदर तो कमियां बहुत हैं, गिनाई नहीं जा सकती। वो क्षेत्र में उनका केवल होल्डिंग दिखाई देता है और वो क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए जनता उनसे जो है बहुत नाराज़ चल रही है अच्छा, और आने वाले समय में जो है वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। ये तो बता रहे हैं कि जो माननीय सांसद जी यहाँ सिर्फ उनकी होर्डिंग लगती है। आरोप ये भी है, उन्हीं के पार्टी के जो पूर्व विधायक है दिनेश चौधरी ने कहा था कि सोशल मीडिया पे सांसद जी एक्टिव रहते हैं, धरातल पे नहीं। उसको कैसे देखते हैं? चाहे मड़ियाहू की ओवरब्रिज की बात कर लें, चाहे मछली शहर की बात कर लें, और तमाम सड़कें आज भी टूटी हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये तो एक तरफ हो गया कि लगातार चाहे डॉलर की बात कर ले, तमाम जीएसटी की बात कर ले, लेकिन धरातल के जो मुद्दे हैं उसको कैसे देखती हैं आप? जो होर्डिंग की बात की है, जो बीजेपी का एक बहुत क्लियर कट चीज़ें हैं। मीडिया उनके हाथ में आ गई, मीडिया उनके हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मीडिया है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है आजकल। वो मीडिया क्या करती है कि जो अपोजिशन है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उल्टा आजकल क्या होता है कि जो अपोजिशंस है वो अच्छे से काम तो कर रही है, बट वो कर इसलिए नहीं पा रही कि जो झूठ है इतना फैल गया झूठ, इतना फेक न्यूज़ आ गया है कि जो जैसे कि आप काम की बात कर लीजिए। जो एक हमारे योगी जी के जो होर्डिंग लगी थी उसमें बंगाल का ब्रिज ला के दिखाया गया था, हमने काम किया है। तो इतना साफ झूठ बोला जा रहा है, तभी वो लोग जनता नहीं समझ पा रही। लोगों के बीच में जाके मुझे वही काम करना है। और धरातल की बात आई, जो मीडिया है और जो अपना ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है वो ज़्यादा चल रहा है। और बीजेपी के जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहीं से होते हैं। धरातल पे इतना कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर ऑनलाइन है। और जो उनका मीडिया आईटी सेल है बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं कुछ 4 वर्ड लिख दूं तो मेरा नेक्स्ट डे अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है, जो बहुत गलत है। आजकल लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, आवाज़ उठा रहे तो उनके कोई केस दर्ज कर दिया जाता है, उनका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो विकास है सिर्फ ऑनलाइन विकास रह गया, धरातल पे डिम्पल विकास से नहीं मिल हो के रहा है। आई हैं अभी आप ना, हाँ, कानों में क्या कहा? उन्होंने बोला कि बस काम करिए पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारों पे चलिए और विकास करिए, महिलाओं को और विकसित करिए ताकि वो राजनीति में आए, पार्टिसिपेट करे। तो यही बोला है। जौनपुर जिस तरीके से, अगर जौनपुर विधानसभा की बात करें, तकरीबन 9 सीटें हैं जिनमें महिला एक, तो दूसरा रूप लेके आप आई हैं रागिनी सोनकर के बाद। कितनी चुनौती होगी प्रिया जी? चुनौती होगी एज अ महिला बोल रहे हैं आप? जी हाँ। महिलाओं के लिए तो देखिए अपने देश में एक पुरुष के सामने चुनौतियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम महिलाएं जो घर से बाहर निकलती है, जो बात रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ, मेरे बाद 4 लड़कियाँ और भी हैं जो मेरी तरह आके आवाज़ उठाए। रागिनी सोनकर जी आई, अच्छी बात है, मैं भी आ रही हूँ। 4 लोग और आएंगे और लोग जुड़े। मैं चाहती हूँ मेरे साथ 4 लोग और जुड़ के जो काम करेंगे, उससे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में चाहे विधानसभा में, स्ट्रांग होगा। और इससे जो उनकी प्रॉब्लम्स है जो शेयर नहीं कर पाती लोगों के साथ, पुरुष के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते मेल, हमसे ज़्यादा अच्छा करंट कर पाएंगी। और अच्छा लग रहा है कि वो लोगों के बीच में है। ये बताएं, जिस तरीके से आप आ जाएं, कितनी चुनौती देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। सच पूछिए तो जो अभी हमारी भावी लोकसभा प्रत्याशी प्रिया सरोज जी ने कहा है, हम भावी इसलिए मान रहे हैं कि पार्टी का सारा आदेश आंखों पे, लेकिन हम अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी मान रहे हैं। इनको जो है चुनौती कुछ भी नहीं है। जिस दिन देश की जनता को हम ये समझा ले जाएंगे कि मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, जिस देश की जनता 70 से 80% 5 किलो राशन के लिए तड़प रही हो, ये खुद कह रहे हैं कि ये मैं खिला रहा हूँ, जिला रहा हूँ। जिस देश की जनता 5 किलो राशन के लिए तड़प रही हो और उसी पे आस लगा के अपना संवैधानिक अधिकार, अपना वोट बेच दे रही हो, एक तरह से बेच रही सरकारी ये जो है प्रलोभन, सरकारी प्रलोभन पर जिस देश की जनता 70-80% अपना संवैधानिक अधिकार, अपना वोट बेच रही हो, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? बदहाली, बेहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी। और जिस देश की जनता 70-80% 5 किलो राशन के लिए तड़प रही है, वो विश्वगुरु बनेगा?
इतना फर्जी फेक न्यूज़ पूरी मीडिया चलाती है, पूरा देश सुनता है। ये सच्चाई जिस दिन सामने आ जाएगी उस दिन पूरे देश से ये मोदी का जो बेनकाब चेहरा है, जो मसीहा का चेहरा है, वो बेनकाब हो जाएगा। और झूठ झूठ होता है, झूठ ताकतवर होता है, लेकिन उसको मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। एक न दिन उसको धराशायी होना ही होना है और सत्य हमारा जिंदाबाद। वर्तमान सांसद ने काम नहीं किया है क्या क्षेत्र में? वर्तमान सांसद काम की बात छोड़ दो, मिल नहीं पाते लोगों से उनका। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूँ। ज़मीन पे मैं कह रहा हूँ कि आज आपको मैं बता दूँ कि यदि मुलाकात लोगों से होती तो मैं बता दूं कि आप पूछ लीजिए कि बीजेपी के वर्करों से, जिस दिन प्रिया सरोज की होर्डिंग लग गई है ना, आप टेस्ट करवा लीजिएगा, किसी वो ले जाके पैथोलॉजी में उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। जो है किसकी? बीबी सरोज की। वो तो कह रहे हम दोबारा जीत। अरे वो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लाइट डिटेक्टर में बिठा लीजिएगा, किसी पैथोलॉजी में उनकी हार्ट बीट चेक करवा लीजिएगा, वो बढ़ गई है। जो है कि अब क्या होगा मेरा, हाँ सांसद जी का जो है, हाँ वो जान रहे हैं कि ये जो है प्रिया सरोज उम्र में भली कम है, लेकिन शिक्षा दीक्षा अनुभव तो उनको बिजनेस का अनुभव है, राजनीति का अनुभव नहीं है। और ये राजनीति जो है प्रिया सरोज को डीएनए में है, पिता से विरासत में मिली है। और ये जब से मुझे लगता है होश संभाली होगी तब से राजनीति का क ख ग पढ़ रही हैं। और भाई साहब तो बम्बई में बिजनेस चला रहे थे, बीबी सरोज जी, और बाई चांस आ गए राजनीति में, ट्राई कर लिया, लग गई लॉटरी लगी है। वो समाज सेवक नहीं है। जिस तरीके से बीपी सरोज के गढ़ में मछली शहर जी और जफराबाद किराका 3 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीता, जी, आपको नहीं लगता बीजेपी सरोज को झटका लगा? वो तो फेलियरनेस है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिस दिन समाजवादी पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपकी सरकार, हमारी तो सरकार बनती, इसमें देखिए, हाँ समाजवादी पार्टी, मैं बता रहा हूँ कि 2022 में हमारी सरकार बनती, हम वोटों का मैनेजमेंट कुछ वोटों से नहीं कर पाए। जैसे आपने आंकड़ा देखा होगा, 1 से 5,000 के बीच में हमारी 60-70 सीटें हम हारे हुए हैं, 77 सीटें हारे हुए हैं। 77 सीटें हारे हुए, अगर 77 हम गेन कर जाते, डेफिनेट हम सरकार में होते। तो हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, अगली बार जीत हमारी होगी, नो डाउट। प्रिया जी, आपके कार्यकर्ता तो बेहद उत्साहित है, आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लग रहा है। बस मेरा एक मुद्दा एक ही रहेगा, संविधान को बचाना है। अपना संविधान खतरे में जा रहा है, क्योंकि जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर की बात सब जो करते हैं बीजेपी सरकार, तो उसमें क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया जाए। आजकल मॉब लिंचिंग बहुत फैल रहा है। मॉब लिंचिंग में लोग, अगर कोई गाय लेके जा रहा है, कुछ कर रहा है, तुमको वहीं पे मारा पीटा जा रहा है। कोई टेंपल में, कोई मंदिर में घुस रहा है, तो मंदिर में घुसते हम लोगों को बोला था दलित कास्ट टेंपल में नहीं घुस सकती। तो मॉब लिंचिंग बहुत फैल रहा है। खास से खास फार्मर्स एक्ट, जो फार्मर्स लॉ आया था अभी, उसमें जो प्रोटेस्ट किया गया था फार्मर्स के द्वारा, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत आराम से, सालों भर प्रोटेस्ट किया गया था फार्मर्स के द्वारा। लेकिन जो फार्मर्स थे, उनके जो मुद्दे थे, जो उनको चाहिए था, एक भी बीजेपी का नेता जो नहीं आएगा, जो उनसे बात किया होगा, जो उनके मुद्दे समझा होगा, कॉपरेट किया होगा, उल्टा उनको टेररिस्ट बोला गया है कि ये टेररिस्ट लोग असली फार्मर्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी, मुझे 5 चीज़ें बताइए कि अगर आप सांसद बनती हैं तो क्या करेंगी, उसमें देखिए। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अपने अभी एम्प्लॉयमेंट 7.9% है और जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी में मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ जॉब लाएंगे हर साल, उल्टा 50 लाख लोगों की जॉब डिमोनेटाइजेशन हट गई। 12.5 करोड़ लोगों की जॉब जो छीनी गई है। तो ये सब जो जॉब छीनी गई और चली गई है, वो जॉब कैसे आएगी? और लोगों बीच में एक ये मुद्दा उठाना है कि जो हमारे देश में आज राजनीति फैल रही है, वो हिंसा और एक जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ की राजनीति फैल के उसको हटा के जो असली मुद्दा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो टेररिज्म के लिए मोदी जी ने जो कहा था, चाहे वो नोटबंदी से जो पैसा काला धन आएगा, वो असली मुद्दा था, वो कहाँ गया? राम मंदिर लेके आप वोट ले रहे हैं लोगों से, अच्छी बात, अब लीजिए वोट, लेकिन कब तक चलेगा आपका राम मंदिर का जो खेल है, कब तक चलेगा? तो संविधान को बचाने के लिए और संविधान के लिए मैं लड़ूंगी। लोगों बीच में जो छोटी, जो दलित कास्ट जो है, जो बैकवर्ड कास्ट, उनको समझाने का काम करूँगी कि आप भटकावे मत है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो आखिरी में आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करती है, ना आपके मुद्दे उठाती है, ना आपके लिए बात करती है। आप एक युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं चाहती हूँ जितना मैं उनको जोड़ूंगी अपने साथ, और उनके बीच में जो शिक्षित है लोगों को बोलूँगी शिक्षित होने के लिए और प्रेरित करें, और अपने साथ जोड़ के एक संगठन बनाऊंगी, जिस संगठन में हर एक छोटी कास्ट की जो बात आवाज़ उठाने के लिए मैं काम करूँगी, ताकि उनकी बात जो दबी रहती है वो ऊपर तक आए। ठीक है, ये थे हमारे साथ प्रिया सरोज। जिस तरीके से जौनपुर जिले के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता के तौर पर तेजी से उभरी हैं। फिलहाल ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो भविष्य के गर्व में है कि टिकट किस तरीके से समाजवादी पार्टी वितरण करेगी। लेकिन टिकट की बात छोड़िए, लगातार प्रचार प्रसार